नमस्कार शिक्षार्थियों, लर्नर्स और व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में। आज का हमारे प्रोग्राम का विषय है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में एक ऑटोमोटिव जो टेक्नीशियन होता है या फिर मैकेनिक होता है, उसको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जब वो कार्यरत होता है या फिर जब वो किसी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा होता है, तो उसको किस तरह की प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, किस तरह की सावधानी बरतती है अपने काम के दौरान, वो हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इस विषय को अच्छे से समझाने के लिए, आपको डीपली इस पर नॉलेज देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट सर, मैं आपको स्वागत करती हूँ मिस्टर नवीन कुमार गर्ग, जो कि डीएससी से हैं और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन में स्पेशलिटी है उनकी। तो सर, अब आप हमारे दर्शकों को आज बताएं कि जो आज के विषय है उसमें आप क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लें कि सुरक्षा है क्या। जैसे ही कोई मैकेनिक किसी वर्कशॉप में अपने कार्यस्थल पर जब एंट्री करता है, तो वहीं से उसको सुरक्षा के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। जब वर्कशॉप में एंटर करते हैं, आप ये मानकर चलिए कि आप अपनी परेशानियां, अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल बनाकर रखें। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जरा सी चूक भी जो है वो आपके लिए, दूसरों के लिए, आपकी वर्कशॉप के लिए, आपके साथियों के लिए कार्यस्थल पर दुर्घटना का कारण बन सकती है। अपने साथ साथ आपको अपने टूल्स की सुरक्षा के बारे में जानना जरूरी है। वहां पर जो आप उपकरण रखे हैं, सामान रखा है आपका, उनकी सुरक्षा के बारे में जानना जरूरी है। आपकी वर्कशॉप की सुरक्षा के बारे में जानना जरूरी है। और जो गाड़ियां, कस्टमर्स ने जो गाड़ियां आपको हैंड ओवर की है ठीक करने के लिए, आपको उनकी सुरक्षा के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें तो सुरक्षा सर्वप्रथम है। हमारी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में बहुत कॉमन रहता है कि कुछ भी सामान, तेल, पानी, कूलेंट, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, कुछ भी यदि बिखर जाता है तो उसे आप इमीडिएटली तुरंत साफ करवाने की कोशिश करें। इसके लिए लकड़ी का बुरादा, रेत, तेल को आप जानते हैं कि सोखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो जल्दी बाजार में ऐसे एब्जॉर्बेंट्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप जो गिरा हुआ तेल है, बिखरा हुआ तेल है, उसको आप तुरंत सुखा सकते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बात करें तो आपको पांव में जूते पहनना आवश्यक है। कोई भारी चीज आपके पांव पर गिर सकती है, उससे आपके पांव को नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप वर्कशॉप में काम करें, आप कोशिश करें आप नंगे पांव काम ना करें, और चप्पल पहनकर तो कतई काम ना करें। तो उसके लिए आपको सेफ्टी शूज को पहन के काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप हाथों की सुरक्षा की बात करें तो आपको अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहनने चाहिए। ये ग्लव्स सिर्फ आपको नहीं बचा रहे हैं, जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं। कई बार काम करते समय ऐसा हो जाता है कि कुछ जगहों पर आपके हाथ को जलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में ग्लव्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ साथ कुछ जगहें ऐसी हैं जिन पर क्लियरेंसेस बहुत कम है, फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगहों पर भी आपके हाथ की लगी हुई गंदगी जो है वो उस जगह के जो टॉलरेंसेस है, जो क्लियरेंसेस है, उनको अफेक्ट कर सकती है। तो ग्लव्स आपको पहनने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, उस इक्विपमेंट की, उस पार्ट की सेफ्टी के लिए। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में बहुत कारण हो सकता है कि आपकी आंख में कुछ गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी से निकलने वाले गैसेस बहुत जरूरी है, आपको उनसे अपनी आंखों को बचाना। कभी एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कभी छलक जाए, या आप गाड़ी के नीचे घुसकर काम कर रहे हैं, ऊपर से किसी ने गाड़ी को हिला दिया, ऐसी स्थिति में तो बहुत संभावना रहती है कि आपकी आंख में कोई धूल का कण या कोई ऐसा हानिकारक द्रव वो आपकी आंखों में गिर जाए। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको उपयुक्त उपकरण पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो आपके कपड़ों पर ध्यान देना है। आप सामने चित्र में देख रहे होंगे कि एक टेक्नीशियन जो है उसने प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पहनी है। जो यूनिफॉर्म ना तो बहुत अधिक टाइट होनी चाहिए, ना बहुत अधिक ढीली होनी चाहिए। यदि बहुत अधिक टाइट रहेगी तो भी आपके लिए नुकसानदायक है, आप
काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और यदि बहुत अधिक ढीली रहेगी तो ऐसी स्थिति में भी चलते हुए इंजन की बेल्ट्स वगैरह के अंदर उसके उलझने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक और आप देखेंगे सामने जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, एक टेक्नीशियन यदि जीन्स पहनकर काम कर रहा है और उसने उस पर अपनी बेल्ट लगाई है, तो कोशिश कीजिए कि उस बेल्ट का बकल जो है, जो धातु का बना होता है, वो बकल जो है उसको आप कवर करके काम करें। इस बकल की वजह से स्क्रैचेस आपकी गाड़ी पर आ सकते हैं, तो यदि आप बेल्ट लगाकर काम कर रहे हैं तो उस बेल्ट के बकल को जरूर कवर कर दें। खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखें कि आप वर्कशॉप एरिया से बाहर, जो आपकी वर्कशॉप की किचन है, उस किचन एरिया में ही अपने खाने पीने के सामान को सीमित रखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और सभी के लिए भी। तो खाने पीने की चीजों को वर्कशॉप एरिया से दूर रखें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए आपने शूज पहने हैं, उसके अलावा भी जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनको ये चाहिए कि जो भी सुरक्षा उपकरण है, जैसे इंसुलेटेड उपकरण, टूल्स से, औजारों से काम करना और इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर काम करना, इन सब बातों का ध्यान करना भी आप लोगों को बहुत जरूरी है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जाने अनजाने आप लोग जो टूल्स है, कोई भी शार्प टूल्स है, उसको अपनी पॉकेट में कोशिश कीजिए कि ना रखें। ऐसा करने से कभी भी आप झुकते हैं तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ये थे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कुछ, जो आपको अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों को वर्कशॉप में काम करते समय जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब टूल्स की सेफ्टी के बारे में हम लोग बात करें तो आप सामने चित्र में देख रहे होंगे कि सही औजार का चुनाव सही काम के लिए ये बहुत जरूरी है। आपके औजार की स्थिति कैसी है, ये आपकी सुरक्षा पर बहुत निर्भर करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक कारीगर जो है उसको छेनी, चीजल का इस्तेमाल करना था किसी चीज को काटने के लिए, लेकिन वो चीजल की जगह, छेनी की जगह एक पेचकस का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक गलत तरीका है। ऐसा करने से उसको कभी भी उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उपयुक्त औजार है उसी को करना चाहिए। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक हथौड़ी जो है बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी वर्कशॉप में। तो आप देख रहे होंगे कि उस हथौड़ी का जो हैंडल है, उसका जो दस्ता है, उस दस्ते के अंदर आप देखेंगे कि वो टूटा हुआ है, बीच में से क्रैक है। तो ऐसे औजार जिनमें ऐसी खामियां हो, ऐसे औजारों का इस्तेमाल आप ना करें। यदि ऐसी स्थिति है कि आप नहीं उसको अवॉइड कर सकते, तो कम से कम उसको ठीक ढंग से आप कवर कर लें, ताकि आपके हाथ में उसकी कोई फांस वगैरह ना लग सके। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि वर्कशॉप्स के अंदर जो दुर्घटना होती है उसमें कम से कम 8% जो दुर्घटनाएं हैं वो सिर्फ गलत टूल के इस्तेमाल से या सही तरीके से टूल के इस्तेमाल ना करने से इस वजह से होते हैं। अब नीचे वाले चित्र में आप देखेंगे कि मशरूम हेड एक छेनी का दिखाया गया है। लंबे इस्तेमाल के बाद छेनी के ऊपर वाले किनारों पर, जहां पर हम हथौड़े से चोट लगाते हैं, ऐसी जगह पर आप देख रहे होंगे कि जो उसका मटेरियल है वो इकट्ठा हो गया है। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप समय समय पर जो चीजल है, जो छेनी है, उसको समय समय पर जो धातु उसके किनारों पर ऊपर इकट्ठा हो गई है उसको आप ग्राइंड करवाते रहे, तोड़ते रहे, उसको ठीक ढंग से रखें। और साथ वाले चित्र में आपको सही चीजल की जो हेड है वो आपको दिखाया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि कैसे आपको यदि ये कील भी ठोकनी है तो इसमें दिखाया गया है कि यदि आप कील को उसकी नोक के पास से पकड़कर उसके बाद उसको ठोकते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी उंगली को घायल कर लेंगे। तो सही तरीका भी आपको नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है कि यदि किसी वजह से आपने उसको सही ढंग से पकड़ा और उसके बाद भी आप उसके ऊपर चोट मारने के बाद यदि किसी वजह से भी वो स्लिप होती है या चोट ठीक ढंग से नहीं लगती है तो आपके घायल होने की संभावनाएं न्यूनतम है। तो इस चित्र से आपको ये पता लग रहा है कि उस चीज को जिस पर आप चोट मार रहे हैं
आपको कैसे पकड़ना है। आपको दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कारीगर के हाथ में हथौड़ा है, उस हथौड़े को उसको पकड़ना कहां से है। नीचे दिए हुए चित्र, पहले चित्र में आप देखेंगे कि काम करते समय जो टेक्नीशियन है, जो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन है, वो बहुत गंदे हाथ हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उसको चोट लगने का खतरा है। तो जब भी आप कोशिश करें कि आप किसी भी टूल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पकड़ है आपकी वो उस टूल पर मजबूती से रहनी चाहिए, और ग्रीस वाले और तेल वाले हाथों से ऐसा करना कठिन हो जाता है, चोट लगने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। नीचे ही दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि किसी भी नट बोल्ट को यदि आपको टाइट करना है या खोलना है, तो दोनों सही स्थिति और गलत स्थिति दोनों दिखाई गई है। तो आप देखिएगा पहले चित्र में आपको सही स्थिति दिखाई गई है, इसमें आपको एक एडजस्टेबल रेंच दिखाया गया है। उस एडजस्टेबल रेंच से आपने नट को पकड़ा है और उस नट को आपको अपनी तरफ खींचना है। तो ये आपको सही तरीका दिखाया है कि आपको कैसे करना है। और दूसरे गलत तरीके में आप देख रहे हैं कि उसने रेंच को उल्टा लगाया है। यहां पर आप रेंच को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और रेंच का जो छोटा किनारा है वो टूट सकता है, और साथ ही जो आपने जो ताकत लगाई है उसका सही आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। नट के खराब होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आखिरी चित्र में आप देखिए कि कारीगर ने समझदारी से काम लिया और उसके हाथ में एक कपड़ा है जो नॉर्मली आप लोगों को अपने पॉकेट में रखना चाहिए, कि जब भी आप स्पैनर या हैमर जब भी आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और किसी वजह से उसके ऊपर कोई चिकनाई या ग्रीस, तेल इत्यादि लग जाता है, तो आप उसको समय समय पर साफ करते रहे और अपने हाथों को भी साफ करते रहे, ताकि चोट लगने की संभावनाएं जो है वो न्यूनतम हो सके। अब आपको साइज के बारे में कि कौन से टूल को किस साइज का इस्तेमाल करना, तो पहले चित्र में आपको यह समझाने की कोशिश की गई है कि स्क्रू ड्राइवर आप देखेंगे तो जो स्क्रू है उसके हेड में जो स्लॉट बना है, पहला चित्र ऊपर वाली लाइन में, जिसमें आपके स्क्रू ड्राइवर की जो टिप है वो उससे बहुत ज्यादा अधिक आपने इस्तेमाल करी है, कारीगर ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी है, चौड़ी टिप इस्तेमाल करी। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी टिप उसने इस्तेमाल की है, जबकि तीसरे चित्र में आप देखेंगे कि कारीगर ने जो पेचकस लिया है, जो स्क्रू ड्राइवर लिया है, उसकी टिप और स्क्रू के अंदर जो स्लॉट बना है उसकी चौड़ाई जो है वो बराबर है। तो तीसरी स्थिति के अंदर आपको सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम जो है वो तीसरी स्थिति है। उस स्थिति में आपके लिए स्लिप होने की संभावना बहुत कम है। आप जितनी ताकत से स्क्रू को टाइट करना चाहते हैं उतनी ताकत आपकी वहां पर पहुंचेगी। इसी तरह से मोटाई की बात करें तो नीचे वाली जो लाइन है उसमें आप देखेंगे कि मोटाई भी अलग अलग आप कारीगर ने यदि सिलेक्ट करता है तो भी जो सही तरीका है उस सही तरीके से, हो सकता है आपका स्क्रू टेढ़ा हो जाए, हो सकता है कि आपके स्क्रू का हेड खराब हो जाए, हो सकता है कि आपका स्क्रू ड्राइवर स्लिप होके आपके हाथ में लग जाए। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो टूल का चुनाव करें, जिस औजार का चुनाव करें, जिस काम के लिए आप चुनाव करना चाहते हैं, दोनों में सामंजस्य हो, दोनों में प्रोपोर्शनेट आप साइज का टूल हमेशा लें। दूसरे चित्र में ऊपर वाली लाइन में ही आप देखेंगे कि नट को टाइट करने के लिए कारीगर चोट मार रहा है, या कहूं कि खोलने के लिए वो चोट मार रहा है, जो कि एक गलत तरीका है। यहां पर बहुत संभव है आपको जानकारी होगी कि जो हमारे स्पैनर्स होते हैं वो ड्रॉप फोर्स तकनीक से बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप उन पर ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्पैनर टूटकर आपको लग जाए या आपके साथी को लग जाए, या जिस नट पर आपने, जिस बोल्ट के हेड पर आपने स्पैनर को लगाया है उसके किनारे खराब हो जाए। नीचे वाले चित्र में आप देखेंगे कि एक कपलिंग के बोल्ट को लगाने, कसने के लिए उसने जो टूल इस्तेमाल किया है, जो ओपन एंडेड स्पैनर इस्तेमाल किया है, उसका साइज जो है वो बोल्ट के हेड से अधिक है। तो जितनी ताकत वो उस पर लगाना चाह रहा है वो नहीं लगेगी, और साथ ही बोल्ट के जो हेड के पहलू है, जो किनारे हैं, वो भी गोल हो जाएंगे। तो हो सकता है आप इस बार तो काम करने में संभव तो पास हो जाए, लेकिन अगली बार बोल्ट को आपको खोलने के अंदर बहुत दिक्कत आए। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि छेनी को सही तरह से कैसे पकड़े। पहली स्थिति में जो कारीगर ने हाथ में छेनी पकड़ी है,
चीजल जो पकड़ी है उस पर यदि वो चोट मारता है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सीधा वो अपने हाथ पर चोट लगने की उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरी स्थिति में उसको चोट लगने की संभावनाएं कम है। इसके अलावा टूल को जब आपको काम करने के बाद जब रखना है तो दोनों स्थिति आपको दिखाई गई है कि कुछ टूल्स जो है उनको आप सही तरीके से रखेंगे तो टूल आपका साथ जरूर देंगे। अब हम बात करेंगे न्यूमेटिक टूल्स की। तो सबसे पहले हम उन परेशानियों को जानेंगे। तो न्यूमेटिक टूल्स को इस्तेमाल करते समय जैसा आप देख रहे होंगे अपने सामने स्क्रीन पर कि जो न्यूमेटिक टूल्स हैं उनके कारण स्किन डैमेज और आई डैमेज की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है, बिकॉज कि एयर जो है हो सकता है कि वो कंटेमिनेटेड एयर उसमें से आ रही हो, या जिस पार्ट के ऊपर आप कंप्रेस्ड एयर को थ्रो कर रहे हैं वहां से कुछ पार्टिकल्स, धातु के कोई छोटे छोटे कण या गंदगी कुछ भी उछल कर आपकी आंख में जा सकती है। तो आपको ऐसा जरूर ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेटिक टूल से काम कर रहे हो तो आपकी स्किन और आपकी आईज के प्रोटेक्शन के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, डस्ट के कारण, उस डस्ट के कारण आपको रेस्पिरेटरी जो फेफड़ों से संबंधित शिकायतें हैं वो बढ़ सकती है। उनसे बचाव के लिए आपको प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर सावधानियां आपको अवश्य फॉलो करनी चाहिए। एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि जो कंप्रेस्ड एयर हमारी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में है उसका चलन बहुत ज्यादा है, और ऐसा प्राय देखा गया है कि जो टेक्नीशियन है या जो उनके जो छोटे टेक्नीशियंस होते हैं वो इसको एक खेल की वस्तु समझते हैं। उसके अलावा न्यूमेटिक टूल्स के कारण हियरिंग लॉस की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसा करते जब आप न्यूमेटिक टूल्स का बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने कानों के लिए भी सुरक्षा उपकरण जो है वो अवश्य पहने। वाइब्रेशंस आपकी उंगली के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लगातार आपको ट्रिगर प्रेस करते समय आपकी उंगलियों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बहुत लंबे समय तक उस ट्रिगर को प्रेस ना करें, बल्कि बीच बीच में थोड़े थोड़े समय के बाद अपनी उंगलियों को आराम देते रहे। तो ये कुछ परेशानियां थी जो ऑब्जर्व की गई है, जो नोटिस की गई है न्यूमेटिक टूल्स के बारे में। अब आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस की आप क्या करें। जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो अटैचमेंट्स है, जो उसके हॉस पाइप है जिनसे वो इक्विपमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है, उसको आप जरूर सिक्योर कर ले। ऐसा ना हो कि अधिक प्रेशर के कारण वो जो कनेक्शन है वो टूट जाए। दूसरा, आप जो क्लिप्स है वो इक्विपमेंट के ऊपर इंस्टॉल करके रखें ताकि जरूरत पड़ने पर जब आपको अपनी उंगलियों को आराम देना है, आपको महसूस हो कि आपकी उंगलियों पर दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, तो आप वहां पर उस टूल को टांग दें। चेहरे के उपकरण, अपनी आंखों की सुरक्षा उपकरण और अपने सुनने के कानों के जो सुरक्षा उपकरण है उनका इस्तेमाल जरूर करें। कंप्रेसर पर यह ध्यान दें कि 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच से अधिक का प्रेशर ना हो। यदि आप किसी चीज को साफ कर रहे हैं तो ये रेगुलेट जरूर करें प्रेशर को कि आपको 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच से अधिक का प्रेशर ना हो। यदि नहीं संभव हो पा रहा है तो कोई डिफ्यूजर नोजल है उसका इस्तेमाल आप जरूर करें ताकि आप प्रेशर को कम कर सके। तो न्यूमेटिक उपकरण का चलन आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सप्रेस सर्विस भी हमारे सर्विस स्टेशन पर इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हमारे पास काम करने के लिए समय कम होता है और हम लोगों को जल्दी से गाड़ी आउट करनी होती है। तो ऐसे के लिए हम लोगों को न्यूमेटिक टूल्स के लिए आदी बनाया जाता है। साथ साथ अब हमें उसका ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सामान की जो हमारी वर्कशॉप में बहुतायत में उपलब्ध रहता है। तो जैसे कि फ्यूल है, ऑयल है, फ्लूइड्स है, कूलेंट है, ग्रीस है, थ्रेड लॉक सीमेंट है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पास बहुतायत में हमारी वर्कशॉप में, हमारे स्टोर्स में अवेलेबल रहता है। और कई बार बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं तो वो हमारी वर्कशॉप एरिया में भी कई बार रखने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसी चीजों को जब आप उनका भंडारण करें तो ये ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी के उपकरण, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग जिस पे आप काम कर रहे हैं उसकी जो गर्म चीजें हैं वो ऐसी चीजों से दूर रखें। यदि आप कहीं पर आपको पता लगे कि आपने बैटरी का चार्जिंग स्टेशन, में एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन की बात करता हूं, कि यदि आपने बैटरी का चार्जिंग स्टेशन बनाया है तो एक ये उदाहरण है, तो वहां से उठने वाली गैसेज आपके
श्वसन तंत्र के लिए और आपकी आंखों के लिए जो है वो नुकसानदायक हो सकती है। तो अपनी आंखों और अपने फेफड़ों की सुरक्षा के लिए प्रॉपर उपकरण को धारण किए बिना ऐसे एरियाज में काम ना करें। मॉइस्चर प्रूफ ग्लव्स का इस्तेमाल आपके हाथों की सुरक्षा के लिए, उनमें स्किन में इरिटेशन के लिए आपको बहुत फायदा देगा, तो आप इसका उपकरण का इस्तेमाल जरूर करें। जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि कोई भी जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कई बार आप लोग मुंह से गाड़ी में से पेट्रोल खींचने की कोशिश करते हैं या डीजल निकालने की कोशिश करते हैं, या गलती से आपको जो है कूलेंट आपके मुंह में चला जाए, तो कोशिश कीजिए कि उन चीजों को आप निगले ना, उनको अपने शरीर के अंदर ना ले जाए, बल्कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो उसे तुरंत अपनी बॉडी से, अपने मुंह से बाहर थूक दे और तुरंत कुल्ले के लिए चले जाए। तो ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है यदि आप उसे निगल लेते हैं। बच्चों से और पालतू जानवरों से जो आपकी सप्लाईज है इनको दूर रखें, क्योंकि वो लोग नासमझी में इसके साथ खेल सकते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे किसी भी एरिया में काम ना करें जहां पर कंबस्टिबल मटेरियल, जो ज्वलनशील पदार्थ है, उसका संग्रहण यदि आपने अपनी वर्कशॉप में किया है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं कि आप किसी गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल लेकर आए हैं और अभी वो पेट्रोल आपने अपनी गाड़ी के पास ही रख लिया है और गलती से वो आपकी गाड़ी ने मिस फायर किया, तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वहां पर आग लगने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए कोई भी ऐसे स्थान पर अपनी गाड़ी में काम ना करें जहां पर आपने ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया है। तो जब आप ऐसी चीजों को रखें तो ये ध्यान रखें कि वो जो है खुले में आप अलग से रखें और जिन गाड़ियों पर आप काम कर रहे हैं उनसे उन चीजों को दूर रखें। अब हम बात करेंगे अपनी वर्कशॉप की सेफ्टी की, कि जिस वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, जिससे आप अपना रोजगार चला रहे हैं, उसकी सुरक्षा भी आप ध्यान रखें। तो आपको पहले चित्र में दिखाई दिया होगा कि हमने अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको दिखाए हैं। तो ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति यदि हो जाती है, किसी भी लापरवाही से, आपकी लापरवाही से नहीं, किसी और की लापरवाही से यदि ऐसा कुछ हो जाता है, बीड़ी सिगरेट फेंकने से, जलती हुई माचिस की तीली फेंकने से, गाड़ी में मिस फायर होने से या शॉर्ट सर्किट होने से, तो आप ये जानकारी जरूर रखें कि मुझे किस अग्निशामक यंत्र से, किस फायर एक्सटिंग्विशर से मुझे वो आग बुझानी है। वहां पर कई तरीके के होंगे, तो आपको उनका प्रयोग आना चाहिए ताकि आपकी जो शॉप है, आपकी जो वर्कशॉप है, वो सेफ रहे। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि एक जैक आप जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है हमारी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में, तो जब आप जैक का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि उसका जो हैंडल है वो कभी भी नीचे करके ना छोड़े, उसको हमेशा उठी हुई स्थिति में ही रखकर छोड़े। और पहले जैसे दूसरे चित्र में, बीच के चित्र में दिखाया गया है आपको कि तेल या कोई भी ऐसा पदार्थ यदि वर्कशॉप के फर्श पर गिर जाता है तो उसे तुरंत आप साफ करवाने की कोशिश करें। गाड़ी के नीचे बहुत फ्रीक्वेंट आपको आना जाना पड़ सकता है, तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप गाड़ी के नीचे काम करें तो गाड़ी के सभी दरवाजे जो है, जहां से खासकर आप गाड़ी के अंदर घुस रहे हैं, गाड़ी के नीचे घुस रहे हैं, तो वो सभी दरवाजे जो है कम से कम आप ये इंश्योर करके ही गाड़ी के नीचे जाए कि वो बंद है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके सिर पर चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वर्कशॉप की सेफ्टी में ये ध्यान रखिएगा कि जब आप वर्कशॉप के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो साइलेंसर के साथ आप कहीं ना कहीं एक एग्जॉस्ट के साथ आप वो अटैचमेंट जरूर लगा दें, ताकि जो धुआं है, क्योंकि लगातार आप धुएं के संपर्क में रहते हैं, जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका श्वसन तंत्र है, आपकी सांस लेने के जो उपकरण, आपके जो फेफड़े, आपके जो अंग हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आप काम करें तो कोशिश कीजिए कि अपने गाड़ी के साइलेंसर को जो है वो अटैचमेंट से जोड़ दे, ताकि जो धुआं है वो बाहर निकलता रहे और आपको उसको लगातार उसके संपर्क में आपका शरीर ना रहे। और अपने सब लास्ट में जरूर ये ध्यान रखें कि गाड़ी के अंदर गर्म पुर्जे हैं कुछ, जैसे हमने इसमें लिखा है रेडिएटर है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, साइलेंसर का टेल पाइप है या मफलर है, तो इन सब को आप कोशिश कीजिए कि पहले ठंडा होने दें,
उसके बाद ही आप इनके ऊपर काम करें या इन्हें हाथ लगाएं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेटिक टूल्स के बारे में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या उनसे नुकसान हो सकते हैं, वर्कशॉप एरिया की आपको सेफ्टी कैसे रखनी है। अब हम बात करेंगे कुछ गाड़ी के बारे में, जो आपकी गाड़ी वर्कशॉप में आ रही है सेफ्टी के लिए। तो अब आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्मली हम लोग 3 चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक जैक आपको दिखाई दे रहा है, पोर्टेबल जैक है। दूसरे में आपको एक मैकेनिकल जैक दिखाई दे रहा है और तीसरे में आपको एक, जिसको आप लोग घोड़ी बोलते हैं, वो आपको दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर आप गाड़ी को रख देते हैं एक बार उठाने के बाद, ताकि आप फ्री हो जाए। तो जब इन चीजों को आप देख रहे हैं तो आपको साथ साथ कुछ पीले रंग के गोले दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी को लिफ्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि इन स्थानों पर ही जैक लगाए। ऐसा करने से जैक के स्लिप होने की संभावना भी कम होती है और गाड़ी के उस भाग को नुकसान पहुंचने की भी संभावना कम से कम हो जाती है। तो इनसे आपको यह दिखाया गया है कि आपको इन स्थानों पर ही जैक लगाना है, अन्यथा आप जिस गाड़ी पर काम कर रहे हैं उस गाड़ी के जो निर्माता ने आपको मैनुअल दिया है, जिसको हम लोग वर्कशॉप मैनुअल या सर्विस मैनुअल के नाम से जानते हैं, तो हर निर्माता ने अपने मैनुअल में ये जैकिंग पॉइंट्स दिखाए हुए होते हैं कि यदि आपको गाड़ी को साइड से उठाना है तो आपको जैक कहां लगाना है, यदि आपको सामने से उठाना है तो जैक कहां लगाना है, पीछे से उठाना है तो जैक कहां लगाना है। तो आप अपने निर्माता का जो मैनुअल है एक बार उससे गो थ्रू हो जाए कि मेरे को कौन कौन से इंपॉर्टेंट जैकिंग पॉइंट्स हैं जहां पर मुझे गाड़ी के लिए उठाने के लिए जैक को लगाना है। यहां पर आप देखेंगे कि अब लिफ्ट की बारी आई। बहुत संभव है कि आपको गाड़ी का जो अंडर कैरेज रिपेयर करना है, फर्श के नीचे जब आपको देखना है, तब उस समय पे आपको लिफ्ट के जो आर्म्स है, लिफ्ट के जो पैड्स है, उनको कहां पर लगाना है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये आपको इस चित्र में बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इन स्थानों पर आपको लिफ्ट की जो आर्म्स है, लिफ्ट के जो पैड्स हैं, वह आपको इन जगहों पर लगाना है। और जब आपको गाड़ी को उठाना है तो आप ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उठा दें और उसके बाद उस पर काम करें। आप सिर्फ जो आपको रिकमेंडेड हाइट है, आप ये देखिए कि आप कहां पर कंफर्टेबल है, आप उतनी हाइट तक गाड़ी को उठाइए और उसके बाद आराम से उस पर काम कीजिए। आप अपने शरीर पर अत्यधिक जोर ना डालें। सेफ्टी के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो इसका दूसरा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, कि आपको अपनी वर्कशॉप में जितने लिफ्ट्स हैं और जितनी जैक है, उन सबका रेगुलर मेंटेनेंस भी अवश्य कराना चाहिए। आप जानकार बहुत अच्छे हैं, आपने सब सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो किए, लेकिन किसी वजह से आपने जो उसका रेगुलर मेंटेनेंस है वो नहीं कराया, तो भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आपकी वर्कशॉप में किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर इक्विपमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम बात करेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग व्हीकल सेफ्टी के बारे में। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले, जब आप गाड़ी पर, आपके पास आ गई गाड़ी, आपने अपने पास उस गाड़ी को काम पर लगा, आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि आपके जो भी फेंडर्स हैं, आपके बम्पर है, फ्रंट ग्रिल है, हेडलैम्प्स है, आप ये देखिए कि यदि आपको उन पर काम नहीं करना और आपको इंजन कंपार्टमेंट में काम करना है तो आप इनको ढक दें, फेंडर कवर्स लगा दें, गाड़ी की सीट कवर को कवर कर दे। ग्राहक ने उसके ऊपर बहुत अच्छा पैसा खर्च किया है और कि हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी लापरवाही की वजह से हमारे सम्मानीय ग्राहक का कुछ नुकसान हो, उस पर कोई धब्बा लगे, कोई गंदगी लगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि ग्राहक जो है हमारी वर्कशॉप से इसकी वजह से नाराज होकर जाए। कुछ ग्राहक बहुत शौकीन होते हैं, उनके गियर लीवर जो है वो स्पेशल लगवाते हैं, स्टीयरिंग कवर जो है वो स्पेशल लगवाते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि कोई भी काम आपको गाड़ी पर शुरू करना है तो उससे पहले, यदि आप सर्विसिंग के लिए आई है आपकी गाड़ी, तो आप ये सारी चीजें
जरूर फॉलो कीजिए कि उसके जो जो पुर्जों पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर खरोंच लगने की संभावना है, जिसकी वजह से उसका पेंट में नुकसान हो सकता है, उन चीजों को आप ढक दें। और हर निर्माता, मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी स्पेसिफिक के लिए, हर निर्माता ने ये किट्स बनाई हुई है, आप इन किट्स का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपके कस्टमर को कम से कम इस मामले में आपको कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, ये सिर्फ टेक्नीशियन के लिए नहीं बल्कि बहुत लोगों के लिए, रोड साइड जब ब्रेक डाउन होता है, गाड़ी ओवरहीट हो जाती है किसी वजह से, तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि आप जब भी गाड़ी का ऐसी स्थिति में, गर्म स्थिति में, चल के आई हुई गाड़ी की स्थिति में कभी भी भूल कर भी आप रेडिएटर कैप को खोलने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप अपने आप को बहुत नुकसान, अपने आप को बहुत खतरे में डाल रहे हैं, मेरे को कहना चाहिए। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बहुत बड़ा सा कोई कपड़ा, उसको गीला करने के बाद आप उसके ऊपर रख दें। यदि आपके पास समय कम है, उसके ऊपर रख दे, भाप को कंडेंस होने दे, वाष्प को वापस द्रव की अवस्था में जाने दे, उसको ठंडा होने दे और धीरे धीरे करके आप उसको निकालिए, गैस को रिलीज होने दे। तुरंत एकदम झटके से आप कभी भी रेडिएटर को ना खोलें। ये बहुत कई बार हो जाता है कि आप जल्दबाजी में कि गाड़ी गर्म हो गई है, मुझे इसे तुरंत खोलना चाहिए, ओवरहीट हो गई है। ये कोई साधारण आदमी भी कर सकता है और हम लोगों से भी कई बार जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है। तो रेडिएटर कैप को कभी भी तुरंत ना खोले, गाड़ी को ठंडा होने दे। आप चाहे तो गर्म जो प्रेशर कैप है उसके ऊपर पानी को डाल दीजिए ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए, भाप बन के जल्दी उड़ जाए और टेम्परेचर जल्दी से कंट्रोल में आ जाए। इसी तरह से गाड़ी चलकर आई तो आप तुरंत उसका इंजन ऑयल मत खोलने लग जाइए, कोई भी लुब्रिकेंट मत बदलने लग जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ को, आपके चेहरे को, आप नीचे लेट कर यदि आपको करना है या आपने गाड़ी को लिफ्ट पर भी लगाया तो ऐसी स्थिति में आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको रेडिएटर कैप खोलनी है या जब भी आपको गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेस करना है तो पहले गाड़ी को उपयुक्त समय के लिए ठंडा होने दे, उसके बाद ही आप उस पर काम के लिए जाएं। सर, आपने बहुत अच्छे से हमें कोई सेफ्टी के टिप्स बताए और एक ऑटो टेक्नीशियन के लिए क्या क्या जरूरी होता है सेफ्टी के बारे में, और कैसे इसको टूल की हैंडलिंग करनी चाहिए, कैसे इसको वर्कशॉप में रहना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी टिप्स जो एक ऑटो टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मैकेनिक के लिए बहुत जरूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आज का हमारा लेक्चर है वो काफी लाभदायक रहा होगा और जो हमारे दर्शक हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको ये समझ में आया होगा। नमस्कार।